हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन की अपन बात कर रहे थे। तो अपन ऑस्मो रेगुलेशन में तीन एनिमल्स को देखा। एक तो था आइसोटोनिक, एक था हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे थे। तो अपन ने देखा कि जो एनिमल अपने स्वयं की बॉडी फ्लूइड से, अपने स्वयं के बॉडी फ्लूइड का साल्ट कंसंट्रेशन एंड बाह्य एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस शो करता है, उसी को क्या कहते हैं? अपन ऑस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन को अपन तीन भागों में डिवाइड किया: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक अपन ने किस एनिमल को कहा? ऐसे एनिमल जो, या ऐसे एनिमल जिनके जिनके बॉडी फ्लूइड में साल्ट कंसंट्रेशन उसके बाह्य एनवायरनमेंट के बराबर हो। ठीक है, यानी कि उनके उनके बॉडी फ्लूइड में साल्ट कंसंट्रेशन और बाह्य एनवायरनमेंट में उपस्थित साल्ट की कंसंट्रेशन समान होती है। दूसरा अपन बात करें ऐसे एनिमल की जिनके बॉडी फ्लूइड में साल्ट कंसंट्रेशन उसके बाह्य एनवायरनमेंट से, उसके बाह्य एनवायरनमेंट से अधिक हो। हाइपोटोनिक एनिमल कहलाते हैं। फिर तीसरा जो अपन देखे वो तीसरा था ऐसे एनिमल जो अधिक साल्ट कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हो। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? साल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड लो होती है एंड साल्ट कंसंट्रेशन in external environment
हाई। ठीक है, ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक की। हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो साल्ट कंसेंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और साल्ट कंसेंट्रेशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर लो हो जाएगी। अपन जब किसकी बात करेंगे, बात करेंगे हाइपोटोनिक की। ठीक है, और बात करेंगे आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक के अंदर क्या होती है, दोनों में बोथ में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दोनों की कंसेंट्रेशन कैसी होती है, बराबर होती है, इसीलिए इन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। और इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो अधिकतर टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर अपन एक्वाटिक एनिमल की बात करें, कैसे एनिमल की, एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल सामान्यतः दो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एक तो फ्रेश वाटर के अंदर और एक पाया जाता है मेराइन वाटर के अंदर। तो या तो फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, साल्ट कंसेंट्रेशन लो इज लो एंड साल्ट कंसेंट्रेशन इज हाई, या तो लो होगी या हाई होगी। फ्रेश वाटर के अंदर हमेशा साल्ट कंसेंट्रेशन लो होती है, और मेराइन वाटर की अपन बात करते हैं तो कंसेंट्रेशन हमेशा हाई रहती है। तो इस प्रकार से, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर अपन बात करें कि उनके बाह्य एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का साल्ट मौजूद नहीं होता। जैसे कि अपन खुले हवा में रहते हैं तो यहाँ पे साल्ट नहीं होता। ठीक है, और यहां से अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा अंदर साल्ट भी नहीं जाता, इसीलिए अपनी जो प्रोटोप्लाज्म है, कोशिकाओं की जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर साल्ट, और प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित सेल के अंदर सेल फ्लूइड या अपन कहे प्लाज्मा के अंदर, सेल प्लाज्मा के अंदर जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं, आइसोटोनिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, अब अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑस्मोरेगुलेशन इन मेराइन वाटर एनिमल। अपन बात कर रहे थे ऑस्मोरेगुलेशन इन मेराइन वाटर एनिमल। तो इसमें जो एनिमल होता है वो बाह्य एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर साल्ट की जो कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, यानी कि और इसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन हाई होती है। तो अगर अपन इसको एनिमल माने और इसको माने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन लो हो, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, और एनिमल के अंदर हाई हो, तो एनिमल कैसा एनिमल कहलाता है, हाइपोटोनिक एनिमल कहलाता है। इसीलिए ये एनिमल, इसका क्या होगा, हाइपोटोनिक एनिमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे अपन जानते हैं कि अगर एनिमल के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो बाह्य एनवायरनमेंट से उसके अंदर तरल पदार्थ या जल जो भी होता है, विलायक जो होता है या विलियन जो होता है, वो क्या करता है, अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो एनिमल के अंदर लगातार वाटर जाता रहता है। इसीलिए अब ये हाइपोटोनिक एनिमल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पे इसको हाइपोटोनिक मान ले, ठीक है, एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक मान ले, तो यहां पे क्या होगा कि एनिमल की बॉडी से कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, वाटर सप्लाई होगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे, इसमें अपन ने देखा था हेग फिश का एग्जांपल,
हेगफिश। हेगफिश की जब अपन बात कर रहे थे तो ये कैसी थी? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्यों? क्योंकि इसके बॉडी फ्लूइड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के अंदर जो कंसंट्रेशन है, साल्ट कंसंट्रेशन, वो कैसी है? इक्वल है। और इक्वल होने के कारण ना तो बॉडी फ्लूइड से वाटर बाहर निकलेगा और ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर वाटर प्रवेश करेगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक एनिमल कहा जाता है। लेकिन अपन बात करें बोनीफिश, उपास्थल मछलियां या अस्थल मछलियां, तो इनके बॉडी फ्लूइड के अंदर बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है, शॉर्ट में लिख देता हूं, कंसंट्रेशन एंड साल्ट कंसंट्रेशन यहां पे लो होती है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कैसी होती है? हाई होती है। क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? मेराइन वाटर की अंदर। और मेराइन वाटर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लवण प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसके अंदर भी साल्ट बहुत अधिक प्रेजेंट है। तो यहां से वाटर किसकी तरफ प्रसारण करेगा? ऑस्मोसिस शो करेगा, एनिमल की बॉडी से बाह्य एनवायरनमेंट के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण इसमें दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। एक तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, और दूसरा इसमें साल्ट कंजर्वेशन होगा। जिसके कारण इसके अंदर साल्ट की मात्रा जो होगी कैसी होगी? बढ़ जाएगी। और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण एनिमल की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, जिसके कारण एनिमल का फिजिकल वर्क रुक जाएगा और उसकी बॉडी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। इस समस्या से रोकने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए बोनीफिशेज के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर ग्लोमेरुलस जो किडनी के अंदर की जो संरचना होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण ये क्या करता है? हाई कंसंट्रेट साल्ट यूरिन का निर्माण करता है। और हाई कंसंट्रेशन साल्ट यूरिन का निर्माण करने के कारण उसमें जो वाटर की प्रेजेंस होती है बहुत कम होती है, और सेमी सॉलिड के रूप में ये एक्सक्रिएशन करता है, जिसके कारण सेमी सॉलिड के रूप में ये क्या करता है? एक्सक्रिएशन करता है, जिसके कारण इसके अंदर वाटर लॉस जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है। और दूसरा ये क्या करता है कि जो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट जाता है, जब ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं या फिर भोजन के रूप में, फूड के रूप में किसी क्रस्टेशियन या किसी एनिमल को ये प्रिफेयर करते हैं, तो उस वक्त इनके अंदर एक ग्लैंड काम करती है जिसे कहा जाता है क्लोराइड एक्सक्रीटरी ग्लैंड। ये क्लोराइड एक्सक्रीटरी ग्लैंड जो होती है वो साल्ट की अधिक मात्रा को क्या कर लेती है? बाहर वापस उसको फ्लैश आउट कर देती है, जिसके कारण गिल्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड जाता है, सॉरी प्योर वाटर अंदर प्रवेश करता है, और जो साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक होती है वो क्लोराइड एक्सक्रीटरी ग्लैंड के द्वारा साल्ट को बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। ये इसके अंदर एडेप्टेशंस पाए जाते हैं मैराइन वाटर एनिमल्स के अंदर, और कुछ एडेप्टेशंस और पाए जाते हैं इनके अंदर, जिसके कारण ये बॉडी के अंदर साल्ट कंजर्वेशन को
रोक पाते हैं और बॉडी में होने वाले वाटर लॉस को भी ये उससे होने वाली प्रॉब्लम्स को ये रोक सकते हैं। ये तो होगी हैंड फिश की बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कार्टिलेजियस फिश की बात। मेराइन, कार्टिलेजिनियस फिशेज। इन फिशेज के अंदर भी ये जो फिशेज होती है कार्टिलेजिनियस फिशेज, इन फिशेज के अंदर भी बोनी फिशेज के समान ही बोनी फिशेज के समान ही क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। हाइपोटोनिक शब्द से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन बाह्य एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक होती है, जिसके कारण इनकी बॉडी से लगातार बाह्य एनवायरनमेंट के अंदर वाटर प्रवेश करता है। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसके बाह्य एनवायरनमेंट के लिए इन बोनीफिशेज बोनीफिशेज और कार्टिलेजिनियस फिशेज के को हाइपोटोनिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रकार की जो इस प्रकार की जो स्पीशीज होती है, इनमें तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर अधिक साल्ट कंसंट्रेशन युक्त यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन अपन बात करें कार्टिलेजिनियस स्पीशीज के अंदर, तो इनके अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन तो कम होती है और बाह्य एनवायरनमेंट में अधिक होती है, लेकिन इनमें कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि ये यूरिया एंड ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड, इन दोनों के लिए ये क्या करते हैं, अत्यधिक सहनशीलता रख सकते हैं। इनकी अगर बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा भी बढ़ जाए तो उसको ये सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने ब्लड के अंदर इनको रख लेते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी फ्लूइड के अंदर जो प्रेजेंट ब्लड होता है, उनके अंदर इन साल्ट्स को ये अपने आसानी से रख कर इसको सहन कर सकते हैं। इसीलिए अधिक मात्रा में ट्राइमिथाइल ऑक्साइड एंड यूरिया की उपस्थिति के कारण इन कार्टिलेजिनियस फिशेज की बॉडी फ्लूइड में और बाह्य एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बॉडी फ्लूइड और एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, जिसके कारण इनको डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, इसको इस तरीके से समझिए कि कार्टिलेजिनियस स्पीशीज जो होती है वो यूरिया और ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड के लिए अत्यधिक सहनशील होती है, जिसके कारण या अपन कहे कि असामान्य सहनशीलता पाई जाती है इनके अंदर। असामान्य सहनशीलता क्यों, क्योंकि ये इनकी मात्रा बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भी हो जाने पर भी ये इनके प्रति किसी प्रकार की सहनशीलता शो नहीं करती, या ये किसी प्रकार से उनसे इफेक्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण ये अपनी बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले ब्लड के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं और बॉडी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही साल्ट और इनकी प्रेजेंस अधिक हो जाने पर ये बाह्य बॉडी फ्लूइड और एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन को इक्वल कर देते हैं, जिसके कारण इनके अंदर डिहाइड्रेशन या पानी की वाटर की कमी
कमी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस वक्त ये इक्वल होते ही ये आइसोटोनिक एनिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इनमें ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और दरस्थितिक प्रेशर या अपन कहे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द्रव्य और विलायक को दोनों तरफ से प्रभावित होने की क्रिया को रोक देता है, जिससे इनके अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होती और साथ ही साथ इनमें और अलग से साल्ट जो कंजर्वेशन होता है वो भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इनकी गिल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोराइड एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो साल्ट पानी के साथ आने वाले साल्ट को क्या कर देती है, पहले ही फ्लैश आउट कर देती है। इस प्रकार इनका एक डायग्राम है, पाथवे बना रखा है। समुद्री मछलियों में प्रासरण यानी कि मेराइन वाटर में पाई जाने वाली फिशेज के अंदर किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, उसमें उसका डायग्राम बना लेता हूं मैं एक बार। तो देखिए किस प्रकार से इसके अंदर साल्ट का एक्सक्रीशन किया जाता है। देखिए पहले तो इसमें होता है कि जो यहाँ पे मोनोवैलेंट जो साल्ट्स है या जो आयंस है वो कहां से इनके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मेराइन वाटर के अंदर से क्या हो रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है और मोनोवैलेंट या बायोवैलेंट आयंस भी इसमें प्रेजेंट है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल से इनका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के कारण ये कहां पहुंच जाते हैं, लीवर में, और लीवर से फिर ये पहुंचते हैं किडनी के अंदर। किडनी में पहुंचते ही इनका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोवैलेंट आयंस, और इन मोनोवैलेंट आयंस को गिल्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है, कहां, पानी के अंदर। और बायोवैलेंट एनिमल आयनोटेटेड या आयंस जो होते हैं वो यूरिन के अंदर, यानी कि यूरिन, अब इनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो अधिक विकसित नहीं होता, जिनके कारण इनके अंदर साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण इन साल्ट कहां चले जाते हैं, यूरिन के अंदर चले जाते हैं और बायोवैलेंट कहलाते हैं। बायोवैलेंट के साथ ये आयंस कहां कर, हाइपोटोनिक यूरिन के साथ। हाइपोटोनिक यूरिन क्यों, क्योंकि इसके अंदर साल्ट की प्रेजेंस बहुत अधिक होती है और पानी कम होता है, वाटर कम होता है, इसीलिए इनको हाइपोटोनिक यूरिन कहा जाता है। और इस यूरिन के साथ इन साल्ट्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर एग्जिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे स्तरीय जंतुओं में प्रासरण नियमन। अब अगला जो है अपना ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो मोनोवैलेंट जो आयंस होते हैं वो तो गिल्स एपिथेलियम के द्वारा बाहर एक्सक्रीट होते हैं, और बायोवैलेंट जो आयंस होते हैं वो यूरिन के द्वारा बाहर एक्सक्रीट होते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अपन बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, सामान्यतः अपन उनको आइसोटोनिक के अंदर मानते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक एनिमल्स के रूप में इनको माना जाता है। और बात करते हैं इनके आवास की, तो आवास इनका अलग अलग होता है, जैसे कि कोई एनिमल डेजर्ट एरिया के अंदर पाया जाता है, कुछ एनिमल्स ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहां पे आइसलैंड होते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, मॉइस्चराइजेशन होता है बाहर की तरफ, तो उनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं आती और धीरे धीरे साथ ही साथ उनमें साल्ट का कंजर्वेशन भी बना रहता है, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस ऑफ हैबिटेट के आधार पे
प्रेजेंस ऑफ हैबिटेट के आधार पे उन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो इनके बाह्य एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, साल्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल के बाह्य एनवायरनमेंट में साल्ट एंड वाटर की बहुत कमी होती है, जिनके कारण ये एनिमल साल्ट और वाटर का क्या करते हैं, बहुत अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अधिक उपयोग करते हैं और साथ ही ऐसे वाटर का उपयोग करते हैं जिसके अंदर साल्ट अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर एंड सॉल्ट दोनों की कमी होती है। एवं इन एनिमल्स की बॉडी से वाटर लॉस, स्वीट वेपोरेशन and evaporation of body surface and यूरिन के द्वारा होता है एवं साल्ट्स का लॉस स्वेट एंड यूरिन के द्वारा होता है, जिससे इन एनिमल्स को डिहाइड्रेशन का सामना करना वाटर का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। बहुत अधिक उपयोग करते हैं और ऐसे वाटर का करते हैं जिसमें साल्ट की प्रेजेंस बहुत
अधिक हो, जिसे अपन कहते हैं TDS, टोटल डिजोल्व साल्ट, किसमें? वाटर के अंदर। और ये लगभग कितना होना चाहिए? 150 से 300 TDS होना चाहिए, जो पानी पीने योग्य होता है। अब ये इससे अधिक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर फ्लोराइड की प्रेजेंस अधिक हो गई है और इससे कम हो जाता है, तो बॉडी के अंदर पानी पीने का कोई भी बेनिफिट्स प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर साल्ट की प्रेजेंस कम हो जाती है, जिससे ऑस्मो रेगुलेशंस कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की प्रेजेंस जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन डाउन होने लगती है। तो इस प्रोसेस की से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये एनिमल्स क्या करते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में वाटर का उपयोग करते हैं, और ऐसे वाटर का उपयोग करते हैं जिसके अंदर साल्ट की प्रेजेंस बहुत अधिक हो, ठीक है, जिसके कारण बॉडी इन एनिमल्स के अंदर डिहाइड्रेशन के साथ साथ साल्ट की कंसंट्रेशन भी लो नहीं होती। अब देखिए, जैसे कि अपन बात करें कि इनके अंदर इस समस्या से निपटने के लिए बहुत प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं इनके बॉडी सरफेस से होने वाले वेपोरेशन को रोकने के लिए क्या होती है, इनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है? इम्प्रीमेबल होती है, यानी कि अपारगम्य होती है, जिसके कारण इसकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता। साथ में ही जैसे अपन बात करें कुछ क्रस्टेशियन या कुछ एनालिड्स, उन एनिमल्स के अंदर इनके रेक्टम और सिक्कम पार्ट के अंदर साल्ट्स का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और बात करें अपने एवीज एंड ह्यूमंस की, तो इन एनिमल्स के अंदर किडनी के अंदर पाया जाता है हेलने का लूप। इस हेलने के लूप के अंदर वाटर की जो मात्रा होती है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, साथ ही साथ सोल्ट की मात्रा को भी क्या कर लिया जाता है? रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जिससे इनमें होने वाली साल्ट की कमी और वाटर की कमी को क्या कर लिया जाता है? वापस बैलेंस कर लिया जाता है। और बैलेंस करने के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन शो करता है, ठीक है। अब बाकी जो अपना बचा हुआ है इसमें, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज तक यही